नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। संसद की सुरक्षा में चूक का मामला है। हंगामे के बाद कांग्रेस के 5 लोकसभा सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रेन राज्यसभा से वो भी सस्पेंड हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने की है टिप्पणी, कल जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। हंगामे के बाद कांग्रेस के 5 सांसद जो है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसी के साथ राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा से भी टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रेन भी सस्पेंड हो चुके हैं। को आज बहिष्कार किया गया है। डेरेक ओब्रायन जी को हमारे पार्टी लीडर एआईटीसी की पार्टी लीडर राज्यसभा में हमारे चेयरमैन साहब ने, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने सस्पेंड किया। उन्होंने नेम किया, उनको बाहर जाने के लिए बोला, सस्पेंड किया। तो हम जानना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं रादर कि हम जब कोई बिल में बोलते, कोई 0 आवर में बोलते, कोई स्पेशल मेंशन में बोलते तो हम टेबल पर जाते। वो चेयरमैन की चेयर के नीचे है टेबल, वेल की अंदर। तो हम जाते हैं, उधर जाके पूछते हैं कि टाइमिंग कितना है, हमारे टर्न कब आएगा। उधर हम जा सकते हैं, वो हमारा राइट है। तो तब तो हमको रोका नहीं जाता। जब ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी इतना हद तक गिरे हैं कि हमारा नेशन की सिक्योरिटी स्टेक में आ गया, तब हमारा फर्ज बनता ऑपोजिशन होते हुए, क्योंकि ट्रेजरी अगर ध्यान देते तो इतना शब्द नहीं उठता, हमको कुछ रिस्पांसिबिलिटी लेना नहीं पड़ता। अगर होम मिनिस्टर आ जाते, बयान दे देते तो कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन ट्रेजरी वाज कंप्लीट साइलेंट, दे डोंट थिंक इट्स एन इश्यू, एंड होम मिनिस्टर तो आने का सोचा ही नहीं। तो इसीलिए हमारा फर्ज बनता ऑपोजिशन होते हुए पीपल्स वॉइस उठाना। तो वेल जाना हमारा अधिकार है। हम उधर गए और स्लोगन उठाए। इसीलिए अगर वो हमको सस्पेंड करे वो कर सकते। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सिक्योरिटी चूक का मामला है कि कैसे वो लोग इतने बड़े बड़े जो वो स्मोक कैनिस्टर थे वो अपने शूज़ में कहाँ पे छुपा के वो लेके आए। और मैं समझता हूँ कि इसमें पूरी इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है, संसद की सुरक्षा का मामला है, इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो मैंने देखा कल कि जो वो लोग नारे लगा रहे थे अंदर या बाहर, उनके लोग जो नारे लगा रहे थे, मुझे नहीं लगता कि वो किसी बाहरी एजेंसी के लोग थे। मुझे वो देश के नौजवान ही लगे। कि मुझे तो ये लग रहा है कि जिस तरीके से सरकार इस देश में नौजवानों के हक को दबा रही है, नौजवानों की बात नहीं सुनी जा रही, वो अपनी बात करने का उन्होंने ऐसा तरीका निकाला। मैं इस तरीके के साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये तरीका बिल्कुल गलत था। तंत्र में अगर आवाज नहीं उठाई तो सदन में बैठने की क्या जरूरत है। देश की सुरक्षा के साथ जो लोकतंत्र का मंदिर है, कल आप सबने देखा, पूरे दुनिया ने देखा कि 2 लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बनवाए हुए पास पर अंदर आए। यही नहीं, वो सदन के अंदर पहुंच गए, वहां उन्होंने जूते से निकाला। अब वो स्मोक बम है या कोई कलर बम है, जो भी है, तो अगर वो स्मोक बम नहीं होता, यानी पहुंच तो गया बम वहां पे, संसद की सुरक्षा का सवाल है। तो ऐसे हालात में अगर हम राज्यसभा में ये उठा रहे हैं कि आइए सुरक्षा पर चर्चा करें और इस पर माननीय गृह मंत्री जी अपना वक्तव्य दें, तो मैं समझता हूं चाहे डेरिक हो या कोई भी हो, उसकी ये मांग जायज थी। अब आप हमको अपनी बात कहने भी नहीं देते। 267 की नोटिस है आज। मैं पूरी तरह सरकार को दोषी मानता हूं। सरकार ने ही प्रस्ताव रखा, सरकार के ही प्रस्ताव पे उन्हें निकाला गया, तो हम पुनर्विचार का अनुरोध करते हैं। मुझे लगता है कि जो 13 दिसंबर 2001 को जिस हमला हुआ था और वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे
और ये जो है ये लोग अपने इंडिया के लोग हैं, इसका कोई पाकिस्तान से कोई कनेक्शन लगता नहीं है। लेकिन उनकी क्या मांगे, बेरोजगारी है, क्या उनकी मांग थी। लेकिन जिस तरह पार्लियामेंट में कूदने का, जजम मारने का जो काम उन्होंने किया है, ये बात बहुत बड़ी गंभीर है और पार्लियामेंट को धोखा भी पहुंच सकता है। उन्होंने मतलब जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी ने ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब वो कलर का जो उसको अपने पैर में लेकर आए, तो मुझे लगता है कि वह स्क्रीनिंग की बड़ी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। वहीं इंडिया वॉइस संवाददाता ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। घटना को लेकर जिस तरह से लगातार अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा, सदन आज भी स्थगित कर दिया लगातार, क्योंकि विपक्ष हावी होता नजर आ रहा है कि ऐसी घटनाएं बीजेपी सरकार में भी हुई है और बीजेपी की तरफ से ही वो पास दिया गया था। बात करेंगे हमारे साथ राज्यसभा सांसद हैं अनिल अग्रवाल जी। जिस तरह से लगातार विपक्ष हावी हो रहा है, अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर भी सवाल खड़े, क्या लगता है विपक्ष को ये ऐसी स्थिति में जो हंगामा हुआ? कि कल की जो घटना हुई है वो ठीक नहीं है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। लेकिन आज वो लोग माननीय गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांग रहे हैं जिनके 4 से 14 के शासन में क्या क्या नहीं हुआ। देश में हर जगह बम फटते थे, कानून व्यवस्था बद से बदतर थी। इंटरनल सिक्योरिटी का रिव्यू किया जा रहा है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी रिव्यू हो रही है और निश्चित रूप से जो भी आवश्यक होगा वो कदम उठाए जाएंगे। राजनाथ सिंह ने लगातार पास पर भी आज सवाल खड़ा किया है और सिक्योरिटी को टाइट करने का जो जिम्मा दिया था, तो उसको पूरी तरह से जांच की जाए। क्या लगता है जो राजनाथ सिंह और जो बीजेपी सांसद पास बनाते हैं उस पर बैन लगाया जाएगा? जो पहले भी वो मीडिया को भी 200 मीटर दूर रखा गया। देखिए, मैंने कहा ना, पूरे सिस्टम का रिव्यू किया जा रहा है और न केवल पार्लियामेंट की सिक्योरिटी, पूरे देश की सिक्योरिटी माननीय गृह मंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। आज हिंदुस्तान के नागरिक अमन चैन से सो रहे हैं और जहाँ भी जो चीज़ें हैं उनको और बेहतर किया जाएगा। ठीक है, और बेहतर किया जाएगा। सर, अन्य पार्टी अब यूपी के अंदर कूदने की तैयारी कर रही है, जहाँ से मोदी लड़ेंगे वहीं से चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है 2024 में सबसे बड़ा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश 80 सीटों में आता है, क्या लगता है कि मोदी को हरा पाएंगे? मुझे लगता है मुंगेरी लाल के सपने वो लोग देख रहे हैं। देखने में, सपने देखने से आदमी को जिंदा रहने में मदद होती है। माननीय मोदी जी आज हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व के बड़े नेता हैं और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार G20 सम्मेलन हुआ, पूरा विश्व उनको आज प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में देखता है। जिस प्रकार भारत की जनता की उन्होंने सेवा की है, गरीबों को मकान दिया है, गृहिणियों को गैस सिलेंडर दिए हैं, गैस के चूल्हे दिए गए हैं, आयुष्मान कार्ड बने हैं, किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि मिली है, मेडिकल संख्या में कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है, ट्रेन्स की संख्या बढ़ी है, ट्रेन्स का गति दिया जा रहा है, बिल्कुल भ्रष्टाचार रहित सरकार दी है। आज सरकार पे किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है और 2004 से 14 जब जनता उसकी तुलना करेगी कि वहाँ हर दिन एक नया घोटाला आता था, तो निश्चित रूप से ये गठबंधन है ही नहीं, ये ठगबंधन है। और आप इनके नेताओं को देखिए ना, ममता जी अधीर रंजन से लड़ती हैं, कांग्रेस के खिलाफ हमारे अखिलेश जी रोज कुछ ना कुछ कहते हैं, केजरीवाल जी पंजाब में कुछ कहते हैं, दिल्ली में कुछ कहते हैं और बाकी जब मीटिंग में जाते हैं कुछ कहते हैं। इनका आज तक संयोजक तय नहीं हुआ, कौन नेता होगा वो तय नहीं हुआ। सीट शेयरिंग तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ ये जरूर है, ये माननीय मोदी जी के डर से गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता इस प्रकार के किसी भी गठबंधन को स्वीकार नहीं करेगी। और ये पूर्व में भी 19 में भी हुआ था ना, उत्तर प्रदेश में बहन जी और अखिलेश जी में हुआ था। क्या हुआ? चुनाव खत्म हुआ और गठबंधन समाप्त हो गया। तो जनता जानती है कि ये केवल एक भ्रम फैला के वोट लूटना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है और वो अपना वोट विकास के लिए, माननीय मोदी जी के लिए, 2047 भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देगी। क्या जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे वो 2024 का फाइनल कोई बीजेपी 3 राज्यों में बहुमत से आई है, जो कि पेपर्स कहता कोई भी बीजेपी को सीट नहीं मिलेगी। क्या लगता है ये बिल्कुल फाइनल 2024? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव हो, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, पूरी संजीदगी से लड़ती है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं।
चाहे ग्राम पंचायत स्तरीय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, हम पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा करते हैं। और माननीय मोदी जी, मैंने कहा ना, विश्व के नेता हैं। आप देखिए, जहाँ ये सब कहते थे कुछ नहीं होगा, बड़ी बड़ी राहुल जी तो कहते थे लिख के रख लीजिए, लिख के कहाँ गया वो? देश की जनता, सभी प्रदेशों की जनता माननीय मोदी जी में विश्वास व्यक्त कर रही है। और माननीय मोदी जी भी पूरी निष्ठा के साथ जो उनका संकल्प है कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, पीओके की बात लगातार सदन में उठाई जा रही है, 12 सीट रखने की भी बात कही है। क्या लगता है 2024 से पहले या बाद में पीओके भारत में होगा? हमारे वर्तमान गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा ही होगा। सही समय पे निर्णय लिए जाएंगे और पीओके भारत का ही हिस्सा है, हम ये इसको तय कर चुके हैं। तो बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है, राज्यसभा सांसद नील कुमार जी तक काफी पीओके हमारा है, हमारा ही रहेगा, और उसको फाइनल शायद हरी झंडी भी दिखा दी गई है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। तो अजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजय, अभी क्या स्थिति है और कहा यह जा रहा है कुल मिला के 14 सांसद ऐसे हैं जो कि हंगामे के बाद से निलंबित किए गए हैं पूरे सत्र के लिए? बिल्कुल, देखिए, लगातार जिस तरह से हंगामा काटा गया था, कल की जो घटना थी उसको लेकर के विपक्ष ने काफी हंगामा काटा गया, काफी शोर शराबा मचाया, उसको लेकर उन्होंने निलंबित किया गया। 5 कांग्रेस के थे, अन्य और पार्टी के थे। तो लगातार देखिए यही है कि सुरक्षा व्यवस्था, लेकिन सभी पार्टियां एक ही चीज कर रही है, जिस तरह से जो घटना घटी वो कहीं ना कहीं निर्णय है, उस पर जांच की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा बयान दिया है, ओम बिरला ने भी इस पर तुरंत कार्रवाई करने की बात कही थी, जांच भी उठा दी गई है। जो स्मोक जो लेके गया था अंदर, उसको लेकर भी जांच की गई थी, वो भी एक निकला। लेकिन लगातार कहीं ना विपक्ष में भी हंगामे की भेंट आज भी 2 बार सदन को स्थगित किया गया था, क्योंकि जो निलंबित किए गए थे उनको दोबारा वो अचानक से दोबारा अंदर पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी अभी भी देखने को मिल रही है। तो लगातार ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सदन एक गरिमा की जगह है, जहां पर सभी की बात सुनी जाती है, सभी की बात सुनाई जाती है, और देश का संविधान वहीं से बनता है और वहीं पर भविष्य भी बनता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हंगामे की भेंट सदन को नहीं चलने दे रहा, उसको लेकर के उनको 9 दिन जो बचा है बाकी दिन, उस तक उस पर निष्कासित कर दिया गया आज तक। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को मंदिर से सटी शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी है। सर्वे किस तरीके से किया जाएगा, इसका तरीका 18 दिसंबर को तय होगा। तरीका तय होने के बाद हाई कोर्ट आपत्ति पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने इससे पहले 16 नवंबर को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। सर्वे की मांग वाली ये याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों, अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो कि साबित करते हैं कि ये मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। तो याचिका में क्या कहा गया है ये आपको बता देते हैं कि देखिए, मस्जिद के स्तंभ के आधार पर हिंदू धार्मिक प्रतीक जो है वो बने हुए हैं, इस जो कि प्रमाण है कि ये मंदिर था यहाँ पे पहले, जिसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। नक्काशी में ये साफ पता चलता है और इसलिए सही सर्वे की मांग की गई है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है। तो याचिका में क्या कहा गया है ये आपको बता रहे हैं। वहां कमल के आकार का एक स्तंभ है जो कि हिंदू मंदिरों की एक विशेषताएं है और शेषनाग की एक प्रतिकृति है जो हिंदू देवताओं में से एक है। मस्जिद के स्तंभ के आधार पर हिंदू धार्मिक प्रतीक है। इतना ही नहीं, नक्काशी में ये साफ पता चलता है। और सिविलाइजेशनल बैटल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई किसी मंदिर परिसर के अंदर घुस के उसे गलत ढंग से मस्जिद कहने लग जाए तो वो मस्जिद नहीं महाजिद होती है। और इसी के लिए उस शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए हमने सिविल सूट दायर किया था। सिविल सूट की इंपॉर्टेंस देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस को अपने पास मंगाया ओरिजिनल ट्रायल के लिए, और आज ऐतिहासिक फैसला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन के द्वारा एडवोकेट कमीशन का सर्वे होना चाहिए। उस मांग को इन प्रिंसिपल अलाउ कर दिया है। कितने मेंबर एडवोकेट कमीशन पैनल होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट उसको कैसे प्रोटेक्शन देगी, क्या क्या मॉडलिटीज होंगी, कितने बजे से होगा, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कैसे होगी, ये सारी मॉडलिटीज 18 दिसंबर को तय की जाएंगी।
अयोध्या हुई हमारी, अब है मथुरा की बारी। आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हमारे न्यायमूर्ति ने जो फैसला किया है, हिंदू समाज के लिए बड़ा गौरव विषय है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए बहुत अच्छा विषय है, हमारे श्री कृष्ण भक्तों के लिए बड़ा अच्छा विषय है। अब मुस्लिम पक्ष की ईदगाह वालों जो बिल्कुल ही सिरे से खारिज हो गया है कि 7/11 नहीं सुनी जाएगी। अब 26/9 हमारी प्रार्थना व सर्वे की एप्लीकेशन 18 दिसंबर को सुनी जाएगी, क्योंकि माननीय न्यायालय में हम लोगों ने कहा था कि अर्जेंसी एप्लीकेशन, हमें अर्जेंसी है, ये हमारे कुएं को तोड़फोड़ कर रहे हैं। हमारी भगवान श्री कृष्ण जन्म में बड़ा जनरेटर लगा लिया है, वहां से दरार आ जाएगी, हमारे हिंदू प्रतीक चिन्ह हटाए जा रहे हैं। इस पर सुनवाई अब 18 दिसंबर को फाइनल कर दी गई है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था, उसको मुगल शासकों द्वारा कई बार तोड़ा गया, लास्ट में औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया। आज मथुरा में माननीय इलाहाबाद कोर्ट ने जो फैसला दिया है, बहुत ही सराहनीय फैसला है। सभी हिंदुओं में, सभी ब्रजवासियों में खुशी की लहर है। अब हमने पहली सीढ़ी पार कर ली है। अब बहुत जल्द ही मथुरा कोर्ट में, मथुरा जन्मभूमि मंदिर पर ईदगाह मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर सर्वे होगा। माननीय इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आया है कि अब ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा। सर्वे में पता चलेगा कि वहाँ हिंदू मंदिर के कौन कौन से प्राचीन साक्ष्य थे। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। ये बहुत ही सराहनीय फैसला है। सभी ब्रजवासियों में, सभी सनातन हिंदुओं में खुशी की लहर पहुंच गई है और सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। बता दें कि हमारे दो संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। शिव रिजवी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, तो मथुरा से फारूक हमारे साथ मौजूद है। फारूक, अभी क्या स्थिति है? क्या वहां पे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है फैसला आने के बाद? जी स्वीटी, आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पहले से ही सीआरपीएफ और तमाम पुलिस जो है पहले से ही तैनात रहती है। सुरक्षा के इतने चाक चौगम इंतजाम है कि वहां पर जो है कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। चारों ओर जो है चौकियां बनी हुई हैं, उस पर पुलिस के, सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं और सुरक्षा जो है पहले से ही बहुत मजबूत है। और आपको ये बता दें कि ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला है वो 13.37 एकड़ जमीन का मामला है और इसमें जो है 16 नवंबर को सिंगल बेंच न्यायमूर्ति मेंग जैन की कोर्ट ने इस पर एक फैसला जो है सुरक्षित रख लिया था, जिसमें दोनों पक्षों की, हिंदू और मुस्लिम पक्षों की दलीलें सुनने के बाद में फैसले को रिजर्व किया हुआ था। 18 बाद इसमें जो है चल रहे थे मथुरा जिला न्यायालय में, वो सारे जो है हाई कोर्ट ने अपने यहाँ ट्रांसफर करा लिए थे, जिस पर जो है फैसला जो है वो हिंदू पक्ष के पक्ष में आया है। शोएब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब, देखिए, ये ज्ञानवापी मस्जिद का ही ट्रू कॉपी माना जा रहा है, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद में भी ये कहा गया था कि कई आकृति ऐसी मिली है जो कि ये दर्शाता है कि यहाँ पे पहले मंदिर था। और सेम सिचुएशन जो है वो शाही ईदगाह मामले में भी निकल के सामने आई थी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि जो मस्जिद है वहाँ के जो परिस्थितियां हैं, वहाँ का जो डिजाइन है, वहाँ की जो एक तरह से कह सकते हैं दीवारों पर जो स्थितियां हैं, उसको देख करके जो बातें उनकी वकील की तरफ से कही गई है कि एएसआई सर्वे करेगा तो इसकी सारी सत्यता सामने आ जाएगी, कितनी इसकी प्राचीनता इसके सामने आ जाएगी, सारे जो एविडेंस है वो सामने आ जाएंगे। इस तरह का हिंदू पक्ष ने कहीं ना कहीं कोर्ट में अपनी बात रखी थी और दलील दी थी और आज कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि बाकायदा एडवोकेट जो कमिश्नर है उसको नियुक्त करके ये सर्वे कराया जाएगा। फिलहाल जब 18 तारीख को इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी तो उसमें ये स्थितियां भी साफ होंगी कि कौन कितने लोगों की एडवोकेट कमिश्नर की टीम होगी, किस तरह से वो काम करेगी, क्या क्या चीजें रहेंगी जिसका उनको ख्याल रखना होगा। जो कोर्ट का डायरेक्शन है वो साफ हो जाएगा। लेकिन आज कोर्ट ने एकदम ये साफ कर दिया है कि जो हिंदू पक्ष एएसआई के जरिए सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की डिमांड कर रहा था वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो कह सकते हैं हिंदू पक्ष की जो दलील है कहीं ना कहीं कोर्ट ने मानी और इसी वजह से ये निर्णय उनके लिए कहीं ना कहीं खुशी की बात उनके लिए हो सकती है। हालांकि मुस्लिम पक्ष के पास अभी भी इस बारे में मौका है, वो पूरे जो आदेश है उसकी काफी को देखेंगे। 18 तारीख को हो सकता है वो अपनी तरफ से कोई बात रखना चाहे या इसके जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होने के बाद जो पूरी प्रक्रिया हो पर जी वो अपनी हो सकता है कोर्ट में अपना पक्ष रखे। लेकिन अभी उनके पास ये संभावना है कि ऊपर की अदालत में वो जा सकते हैं। लेकिन अगर हिंदू पक्ष की बात करें तो अब उन्हें ये राहत मिल चुकी है कि कोर्ट ने उनकी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके एएसआई सर्वे करने की जो डिमांड थी उसको मान लिया है। और अब जब 18 तारीख को पूरी प्रक्रिया किस तरह से होगी, कौन लोग कोर्ट कमिश्नर में कितने लोग होंगे, कितनी टीम होगी, किस
तरह से ये काम करेगी वो क्लियर हो जाएगा और उसके बाद ये रास्ता साफ हो जाएगा। तो कह सकते हैं बिल्कुल, कि अब जो देखना बनावट होगा है, मुस्लिम पक्ष क्या कुछ कदम उठाता है। फारूक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फारूक, वो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे ऐसा सर्वे कराए जाने की मांग उठ रही थी? कौन कौन से ऐसे एरिया हैं कुएं को छोड़कर? जी स्वीटी, वहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल नजदीक लगी हुई मस्जिद है और उस मस्जिद पर जो कुआं है या और अन्य चीजें हैं उसके लिए ASI सर्वे की मांग उठ रही थी। और यहाँ पर जो पक्षकार हैं दिनेश कुमार और दिनेश शर्मा और आपके आशुतोष पांडे और भी कई पक्षकार हैं जिन्होंने उसकी लगातार मांग करी थी। लेकिन यहाँ पर जो है अब ये देखना होगा ASI सर्वे में, ये तो आएगा निकल के कि क्या उसमें होता है। लेकिन दूसरी ओर हमने मुस्लिम पक्ष के वकील हैं तनवीर अहमद एडवोकेट, उनसे भी बात करी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी हमारे पास आगे जाने के और रास्ते हैं उसमें हम अपनी बात रखेंगे। जो है जैसे ये सिंगल बेंच का फैसला है तो हो सकता है कि 18 तारीख को कुछ और अपनी वो बात रख सकते हैं, डबल बेंच में जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये अभी और देखने वाली बात होगी सोची। जी बिल्कुल, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है वो मुस्लिम पक्ष कर सकता है। शोएब, देखिए कहा यह गया है कोर्ट की तरफ से कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की जाए जब ऐसा सर्वे होगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, ठीक ज्ञानवापी के तर्ज पर। देखिए, जब ASI अपना काम करता है तो उसका एक अपना वर्क कल्चर है जिसका वो ख्याल रखता है। उसमें वो तमाम एविडेंस इकट्ठा करता है, उसकी वीडियोग्राफी कराता है, फोटोग्राफी कराता है, साथ ही साथ इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो वहाँ की वस्तु स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाए, कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। ASI का अपना वर्क कल्चर है, क्योंकि पिछले जो केसेस हुए थे या जिन केसेस में इस तरह परमिशन दी गई है उसमें इन बातों को सामने रखा भी गया था। खासतौर से अगर आप ज्ञानवापी की बात करें तो ये बातें मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही गई थी, जिस पर ASI की तरफ से कोर्ट में सारी बातें बताई गई थी कि वो अपनी जो टेक्निक है उसके जरिए से ना ही वहाँ किसी तरह का कोई नुकसान करते हैं, ना ही उसकी वस्तुस्थिति को किसी तरह से बदलते हैं। तो ये इश्योर ASI पहले के केसेस में कर चुका है, इसलिए यहाँ भी अगर वो ASI काम करेगा तो इन तमाम चीजों का ख्याल रखेगा। और जहाँ तक फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की बात है वो निश्चित तौर पर एविडेंस के तौर पर कलेक्ट करेगा जो भी वहाँ की स्थितियाँ होगी, क्योंकि एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त होगा तो उसके जरिए से वो सारी चीजें कोर्ट के पास आएंगी और आगे उसी के आधार पर चीजें साफ हो पाएंगी, उसी के आधार पर कोई निर्णय आ पाएगा। तो ये प्रक्रिया ASI तो निश्चित तौर पर करेगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि आज सिंगल बेंच ने जो अपना फैसला सुनाया है, मुस्लिम पक्ष भी पूरे आदेश को इस तरह से स्टडी करेगा, जो उसकी लीगल टीम है वो देखेगी, उसके बाद वो आगे क्या रुख अख्तियार करते हैं। उसके अलावा जब 18 तारीख को इसी मामले पर कोर्ट बैठेगी और जो एडवोकेट कमिश्नर ने परमिशन दी है वो किस तरह से काम करेगी, उसमें कितने लोग होंगे, टीम का कैसे काम होगा, राज्य सरकार उसमें किस तरह से सहयोग करेगी, राज्य सरकार को क्या कुछ करना होगा, ये सारे डायरेक्शन उसमें कोर्ट के जरिए दिए जाएंगे। उसके बाद वो सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि ये पूरा सर्वे जो होगा वो किस तरह से होगा, कितने दिनों में होगा, क्या टाइम ड्यूरेशन होगी, उसकी किस तरह से परमिशन होगी, ये सारी चीजें 18 तारीख को साफ होगी। हाँ, मुस्लिम पक्ष जरूर है, उसको ये चीजें साफ कर दी गई हैं कि जो ASI सर्वे होना है उसकी परमिशन अब मिल चुकी है, जो एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त होना है वो कोर्ट ने मान लिया है। अब 18 तारीख को जब इस पर फैसला आएगा तो मुस्लिम पक्ष इसको किस तरह से लेता है, क्या वो इसको चैलेंज करता है, डबल बेंच में जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, इसका जरूर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फारूक, ये एक बात तो साफ है कि खुशी की लहर मथुरा में नजर आ रही होगी जरूर। जी जी जी, हिंदू पक्ष के जो पक्षकार हैं और दिनेश शर्मा, आशुतोष पांडे और महाराज हैं, संत लोग हैं, उनके लगातार उनकी बाइट्स आ रही हैं, उनके और तमाम चैनल्स पे उनकी बाइट्स आ रही हैं, उनके बयान आ रहे हैं। खुशी की लहर उनमें जरूर है और वो खुशी इस पर जाहिर कर रहे हैं कि एक उन्होंने सीढ़ी जो है चढ़ने के लिए जीत ली है, यानी पहली सीढ़ी उन्होंने जीत ली है। अब आगे के लिए देखते हैं कि क्या उनका कहना है कि क्या आता है निकल के, क्योंकि ASI अगर इस पर सर्वे करता है या कोर्ट कमिश्नर करता है तो बिल्कुल वीडियोग्राफी होगी, पूरा उत्तर प्रदेश सरकार उस पर अधिकारियों को नियुक्त करेगी, अधिकारियों के सामने होगी और ईदगाह कमेटी है पूरी, उसके सामने ASI की सर्वे किया जाएगा। और जहाँ भी कुछ अगर खुदाई होती है या जो भी होता है
तो वो सारा जो है सरकार की नजर में और ईदगाह कमेटी के सामने ये सब कुछ जी बिल्कुल, अब देखना होगा 18 तारीख को क्या कुछ निकल के सामने आता। बहुत बहुत धन्यवाद शोएब और फारूक, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तमाम साझा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।